हे गुड आफ्टरनून क्लास 7। आपका चैप्टर हीट का लास्ट टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, रेडिएशन इन आवर लाइफ। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा वो बेहतर ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टॉपिक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेडिएशन पढ़ लिया था, है ना। देयर आर 3 वेज थ्रू विच हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। वन इज़ कॉल्ड कंडक्शन, जो कि सॉलिड्स में होता है। कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस के लिए होता है। और वैक्यूम में, जहाँ पर कोई भी मीडियम अवेलेबल ना हो, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी मीडियम ना हो, वहाँ पर जो है अगर बॉडीज़ के बीच में हीट ट्रांसफ़र होता है तो वो पॉसिबल होता है रेडिएशन के थ्रू, है ना। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है द एक्सचेंज ऑफ हीट बाय सनलाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, है ना। तो अभी आज हम लोग जो पढ़ेंगे कि हम लोग के डेली लाइफ में रेडिएशन किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है या काम आता है, या कहाँ पर हम लोग रेडिएशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए पेज नंबर 51 है, पेज नंबर 51, ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है रेडिएशन इन आवर लाइफ, ठीक है। देखिए जो पहला पॉइंट लिखा है वो क्या लिखा है, वी गेट हीट फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो सनलाइट आता है सन से अर्थ सरफेस की ओर, है ना, वो कैसा लाइट होता है, वो इंफ्रारेड लाइट होता है। और उसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू जो है सनलाइट से अर्थ का जो सरफेस है वो हीट अप होता है। मतलब हीट एनर्जी जो है वो सन से ट्रांसफ़र होता है टू अर्थ थ्रू रेडिएशन, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एब्जॉर्व द इंफ्रारेड रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड हीट्स अप। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से रेडिएशन वर्क करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। देखिए अर्थ सरफेस के अराउंड एक सर्टेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एंड अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट कीपिंग द अर्थ वार्म, है ना। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो क्या करता है, सन से आने वाला जो सनलाइट होता है दैट हिट्स द अर्थ इन इज रिफ्लेक्टेड एंड सम बिकम्स हीट, ठीक है। तो सनलाइट आता है अर्थ सरफेस की ओर, उसका कुछ पार्ट तो वापस रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भी कुछ गैसेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, जो सन से आने वाला जो हीट एनर्जी होता है ना, उस हीट एनर्जी को हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, है ना। मतलब अगर मान के चलिए 100 क्वांटिटी में अगर सनलाइट आ रहा है तो उसका कुछ क्वांटिटी वापस रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है अर्थ सरफेस से, और कुछ पार्ट जो है वो ट्रैप होकर रह जाता है एटमॉस्फेयर में। और उसके कारण क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वार्म रहता है, और वार्म रहने के कारण ही, इसी कंडीशन के कारण अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करता है ना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब को सरवाइव करने के लिए ये जो ट्रैप्ड हीट होता है वो सुटेबल कंडीशन है अर्थ पर सरवाइव करने के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट कीप्स द अर्थ वार्म। ये जो इफेक्ट होता है जिसमें अर्थ सरफेस के अराउंड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह है ना, ये क्या करते हैं, ये अर्थ सरफेस पे आने वाले सनलाइट के में मौजूद हीट एनर्जी के कुछ क्वांटिटी को ट्रैप करके एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस एब्जॉर्ब करने के दौरान जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, जिसमें अर्थ के ऊपर आने वाले सनलाइट के कुछ क्वांटिटी को एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रैप कर लिया जाता है, इसी इफेक्ट को कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आप क्या कहेंगे, द ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सनलाइट बाय द डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और भी कुछ गैस होता है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है ना, ये भी हीट ग्रीन हाउस गैस है ना। ये सब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ये दोनों गैसेस जो है, और भी एक गैस होता है ना, ये सब क्या करते हैं, सनलाइट में मौजूद जो हीट एनर्जी है उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में
कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। इस ट्रैप करने के प्रोसीजर को ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जो कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उन गैसेस को क्या कहते हैं? उन्हीं गैसेस को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, है ना। सोलर हीटर्स एंड सोलर कुकर्स एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ द सन टू हीट सब्सटेंसेज, है ना। हमारे डेली लाइफ में आप सुने होंगे, जैसे सोलर कुकर होता है, सोलर गीज़र होता है, सोलर हीटर होता है ना। ये सब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ये सब उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि सन से आने वाला जो सनलाइट है उसमें मौजूद हीट एनर्जी को, जो ऑब्जेक्ट होता है सोलर कुकर के अंदर, जैसे देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये एक सोलर कुकर है। देखिए उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इनर सरफेस जो है वो शाइनिंग बनाया गया है ताकि सनलाइट आए तो सनलाइट इसके ऊपर से रिफ्लेक्ट करे। और जो कंटेनर है जिसके अंदर फूड कुक किया जाता है, खाना बनाया जाता है, वो ब्लैक कलर का रखा जाता है ना। तो आपको पीछे एक पढ़े हुए एक्टिविटी में याद होगा कि ब्लैक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए देखिए ये जो कंटेनर है ये किस कलर का है? ये ब्लैक कलर का है, ताकि सन से आने वाला जो सनलाइट है उसमें मौजूद हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर सके। तो इसी प्रिंसिपल पर जो है ये सोलर कुकर काम करता है। क्या होता है इसमें? एक लिड होता है, एक ढक्कन होता है जो कि ग्लास का बना होता है, शीशा का बना होता है, मिरर का नहीं, शीशा का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है वो, है ना। और उसके थ्रू सनलाइट इस कुकर के अंदर जाता है और अंदर जाने पर ये जो पूरा कंटेनर है इसके अंदर इस तरीके का सरफेस बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ प्रेजेंट इन द सनलाइट उसको इस कंटेनर के अंदर एब्जॉर्ब किया जा सके। इसीलिए देखिए जो कंटेनर है, जो बर्तन है जिसके अंदर खाना बनाते हैं सोलर कुकर में, वो किस कलर का है? ये ब्लैक कलर का है ना। ब्लैक कलर का जानबूझ के बनाते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, है ना। तो इसी प्रिंसिपल पर जो है वो सोलर कुकर वर्क करता है। वो क्या करता है? सनलाइट में मौजूद हीट एनर्जी को यूटिलाइज करता है खाना बनाने के लिए। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा जिसमें रेडिएशन इस्तेमाल होता है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, फिर अगला पढ़ते हैं। द सर्फेसेज ऑफ रूम हीटर्स आर सिल्वर एंड शाइनी टू रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट टू द एयर। देखिए यहाँ पे देखिए एक रूम हीटर है, उसमें देखिए जितना भी ये किनारे वाला सरफेस है ना, वो देखिए सिल्वर कलर का बनाया गया है। बेसिकली ये एल्युमिनियम होता है या स्टील होता है ना। ऐसा क्यों किया गया है? ये जो कॉइल है जो हीट अप होता है, जो गर्म होता है बिजली से कनेक्ट करने पर, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने पर, ये क्या होता है? ये कॉइल जो है बिल्कुल रेड हो जाता है ना। ये जो दो लाल लाल दिख रहा है ये दोनों बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट करता है ये दोनों कॉइल, है ना। और ये जो हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है वो इस सिल्वर सरफेस के कारण क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है ना। जो लाइट इसमें से निकल रहा है वो लाइट जो क्या होता है इस सरफेस पर से रिफ्लेक्ट होता है। और रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होकर के रूम के पूरे एटमॉस्फेयर में वो फैल जाता है ना। तो जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर फैलता है तो अपने साथ इसमें मौजूद जो लाइट में मौजूद हीट एनर्जी है उस हीट एनर्जी को भी अपने साथ लेकर के जाता है ना। तो प्रिंसिपल क्या हुआ कि हीट एनर्जी इस कॉइल में जनरेट किया जा रहा है और लाइट को ये जो सिल्वर कलर का सरफेस है उसके थ्रू रिफ्लेक्ट करके रूम में अलग अलग जगहों पर, माने पूरे रूम के एटमॉस्फेयर में उसको फैलाया जा रहा है। और जब वो लाइट पूरे कमरे में फैल रहा है तो अपने साथ मौजूद इस कॉइल का हीट एनर्जी को भी अपने साथ लेकर के जा रहा है। तो उससे क्या होता है? धीरे धीरे कुछ समय के बाद पूरा रूम जो है वो गर्म हो जाता है। तो बेसिकली रूम हीटर कब इस्तेमाल किया जाता है? जाड़े के दिन में इस्तेमाल किया जाता है ना। क्यों? जाड़े के दिन में ठंड होता है ना, कमरा ठंडा होता है, तो उसको गर्म रखने के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। और रूम हीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये रेडिएशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक बार देखिए फिर से पढ़ देना है। द सरफेस ऑफ रूम हीटर्स आर सिल्वर एंड शाइनी टू रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट टू द एयर। जो इसका सरफेस है वो जानबूझकर सिल्वर या शाइनी सरफेस बनाया जाता है ताकि इसके सरफेस पर से इस कॉइल का मौजूद जो हीट एनर्जी है जो कि लाइट के फॉर्म में होता है ना, इससे लाइट भी निकलता है, ग्लो करता है, ये हल्का हल्का रेड कलर का ग्लो करता है ना।
तो हीट एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, इसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होके कमरे के चारों ओर फैल जाता है, कमरे में चारों ओर फैल जाता है। और जब वो फैलता है तो अपने साथ हीट एनर्जी को भी साथ में लेकर के जाता है रेडिएशन के फॉर्म में, है ना। जब लाइट जाएगा तो अपने साथ हीट एनर्जी को भी लेके जाएगा, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे पूरा कमरा जो है वो क्या होता है, उस हीट एनर्जी के इफेक्ट के कारण पूरा कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जाड़े के दिन में जो है कमरे में अगर रूम हीटर लगा दें तो ठंडा कम लगता है ना, रूम कमरा जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर टू रिफ्लेक्ट मैक्सिमम हीट। जाड़े के दिन में जो है हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं ना, वो ज़्यादातर कैसा कपड़ा पहनते हैं, वो डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं, है ना। क्यों? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना वो हीट हमारे बॉडी की हीट को ट्रैप करके रखे, है ना, टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट एंड लाइट कलर क्लोथ्स इन समर टू रिफ्लेक्ट मैक्सिमम हीट। और गर्मी के दिन में क्या करते हैं हम लोग, लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, जैसे क्रीम कलर का, वाइट कलर का, या जो लाइट कलर होता है ना, जो हल्के रंग का होता है। और गाढ़े रंग का कपड़ा पहनते हैं जाड़े के दिन में। क्यों? ताकि वो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। ये इसमें वही बात है जो हम लोग एक्टिविटी में पढ़े थे, एक एक्टिविटी पढ़े थे ना, जिसमें क्या था कि एक कंटेनर जो था उसको ब्लैक, कैन को हम लोग ब्लैक कलर से पेंट किए थे, एक कंटेनर को वाइट कलर से पेंट किए थे, है ना। तो वाइट कलर वाला जो है वो कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, और ब्लैक कलर का जो कैन था वो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो उसमें क्या दिखा था कि ब्लैक वाला कैन जो था उसमें मौजूद जो वाटर था उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, और जो लाइट कलर वाला था उसका टेम्परेचर कम था। तो इसी प्रिंसिपल पे क्या होता है, जाड़े के दिन में हम लोग डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सनलाइट से आने वाले हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और हमारे बॉडी को गर्म रखे, है ना। गर्म रखने से क्या होता है कि ठंडक कम लगता है जाड़े के दिन में। उसका उल्टा क्या होता है, गर्मी के दिन में हम लोग लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। क्यों? लाइट कलर का कपड़ा पहनने से क्या होता है कि लाइट कलर का कपड़ा जो है वो कम क्वांटिटी में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब कम क्वांटिटी का हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो गर्मी कम लगेगा, है ना। कपड़ा गर्म नहीं होगा, कपड़ा गर्म नहीं होगा तो गर्मी नहीं महसूस होगा, है ना। इसलिए ज़्यादातर देखते होंगे कि गर्मी के दिन में जो लोग हैं ना, जो मतलब समझते हैं इस बात को, वो लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। अगर गर्मी के दिन में अगर आप काले रंग का शर्ट या ब्राउन कलर का शर्ट या नेवी ब्लू कलर का शर्ट पहनिएगा तो गर्मी आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि डार्क कलर जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ज़्यादातर क्या होता है, गर्मी के दिनों में लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं क्योंकि वो कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जाड़े के दिन में हम लोग डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है एक्सपेंशन, है ना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। एक्सपेंशन होता क्या है ना। एक्सपैंड करने का मतलब समझिएगा फैलना, है ना, फैलना, फैलने की प्रॉपर्टी को एक्सपेंशन कहते हैं। तो एक्चुअली में एक्सपेंशन होता क्या है, देखिए, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मैटर एब्जॉर्ब हीट एनर्जी दे स्टार्ट मूविंग। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें मौजूद पार्टिकल्स जो है उसका मोशन बढ़ जाता है, मतलब उसके पार्टिकल्स जो है वो वाइगरसली मूव करने लगता है बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर, है ना। तो when they move fast they spread out. This increases the space between particles, thus increasing their volume. This is called expansion, है ना। क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी का, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, जब उसमें हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो हीट एनर्जी ऐड करने पर क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से उस मीडियम में, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उस मीडियम में जो पार्टिकल्स होगा उसका मोशन बढ़ जाएगा। और मोशन बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने लगता है। उसको ऐसे समझिए कि क्लासरूम में अगर आप लोग फ्रेंड लोग हैं और 10 लोग अगर दो ही बेंच पर बैठे होंगे, दो ही बेंच पर 10 लोग बैठे होंगे तो बिल्कुल एक दूसरे से सट के बैठेंगे, है ना। और वही 10 लोगों को अगर 10 बेंच पे बैठा दिया जाए तो सभी लोग एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो वैसे ही पार्टिकल्स में क्या होता है कि इनिशियली जब टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक होता है। जैसे ही हीट एनर्जी गेन करना शुरू करता है बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट का हो, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो,
है ना। जैसे ही वो हीट एनर्जी गेन करना शुरू करता है तो क्या होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होने लगता है। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होने लगे तो ऑब्वियस सी बात है, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, है ना। उसको ऐसे समझिए, जो अभी बोले नहीं कि 10 लोग अगर 2 बेंच पे बैठे हैं तो लोग कम जगह लेंगे, और अगर 10 लोग 10 बेंच पे बैठेंगे तो ज़्यादा जगह लेंगे। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएगा तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और स्पेस अगर बढ़ेगा तो जो मीडियम होगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस वॉल्यूम बढ़ने के प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। जब पार्टिकल्स टेम्परेचर बढ़ने पर एक दूसरे से दूर जाने लगता है तो जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। तो बोलेंगे एक्सपेंशन कब होता है, एक्सपेंशन इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर। एक्सपेंशन कब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाता है। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएगा तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का टोटल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि मीडियम जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है ना। उसको ऐसे समझिए, अगर अलकतरा देखा है, अलकतरा जिससे रोड बनाते हैं, कोल टार, है ना, वो क्या होता है, जब जमा हुआ रहता है तो बिल्कुल सॉलिड रहता है ना। रोड बनते हुए अगर आपने देखा होगा तो क्या देखे होंगे कि इनिशियली जो वो ड्रम में रखा रहता है तो वो जमा हुआ रहता है ना। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के दौरान क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने से क्या होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वो लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो एक्सपैंड हो गया, है ना। और एक्सपैंड करने के साथ क्या होता है कि वो वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है ना। अगर उसी का दूसरा उदाहरण समझे होंगे तो लोहार लोग को देखे होंगे, लोहार लोग जब औजार बनाता है तो वो लोग क्या करता है, लोहा का औजार बनाने के पहले लोहा को गर्म करता है ना। लोहा को गर्म क्यों करता है, गर्म करने से उसका जो पार्टिकल्स होता है उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो लोहा फैलने लगता है, और फैलने पर क्या होता है, उसको ठोक ठोक कर हम जो भी चाहे आकार दे सकते हैं, है ना। तो इसीलिए देखे होंगे जो लोहार लोग, जो लोग छोटा छोटा औजार बनाता है, जैसे कुल्हाड़ी बनाता है या लकड़ी काटने वाला एक्स बनाता है या ग्रिल बनाते हैं, ग्रिल में अलग अलग का डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। तो ऐसा करने के दौरान क्या करते हैं, लोहे को पहले गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, वो एक्सपैंड करने लगता है। क्यों, गर्म करने से टेम्परेचर उसका बढ़ता है, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने लगता है, या ये कहिए कि आयरन के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने लगता है, और दूर जाने का मतलब है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और उस बढ़ने के दौरान हम उसको जो भी आकार देना चाहें वो हम आकार दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। तीनों स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इस तीनों स्टेट ऑफ मैटर में एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है वो हम देख सकते हैं, है ना। तीनों स्टेट में एक्सपेंशन होता है, ठीक है। सॉलिड में भी एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर बढ़ने पर, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। वी कैन सी दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स हीटेड इट एक्सपैंड्स एंड व्हेन इट कूल्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब किसी भी मीडियम को हम गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, और जब उसको हम ठंडा करेंगे तो वो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, पानी को जब हम लोग फ्रीज में डाल देते हैं, डीप फ्रीजर में, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होके आइस बन जाता है। और उसी आइस को जब हम लोग खुले में रख देते हैं, फ्रिज से बाहर निकाल देंगे, डीप फ्रीजर से बाहर निकाल देंगे, तो क्या करते हैं, वो जो है वो मेल्ट कर जाता है, वो फैल जाता है ना। तो आप आराम से देख सकते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, वी कैन से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स हीटेड इट एक्सपैंड्स एंड व्हेन इट कूल्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है, वाटर, है ना। वाटर क्या होता है, वाटर को जब आप फ्रीज करिएगा, टेम्परेचर कम करिएगा, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और उसी आइस को जब आप खुले में रख दीजिएगा फ्रिज से बाहर निकाल के, तो टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्या होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, वो एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। एक्सपेंशन इज मिनिमम इन सॉलिड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेज। कैन यू डिस्कस व्हाई दिस इज सो। जो सॉलिड्स होते हैं ना, उसमें एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी सबसे कम दिखती है ना, और गैसेज में जो है वो एक्सपेंशन का प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होता
ठीक है, ये एक नॉर्मल कंक्लूजन याद रखिएगा कि एज कंपेयर टू द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हेन वी विल कंपेयर द एक्सपेंशन प्रॉपर्टी इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस में जब हम लोग एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे कि जो एक्सपेंशन है ना वो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा गैसेज में, उससे कम दिखेगा आपको लिक्विड्स में, और सबसे कम एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी जो है वो दिखेगी आपको सॉलिड्स में। ठीक है, तो एक्सपेंशन इन आवर लाइफ है ना। अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन इन आवर लाइफ, है ना। जो हम लोग का रोज़मर्रा का ज़िंदगी होता है वहाँ पे कहाँ कहाँ पर आप एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी इन मटेरियल, कोई भी मटेरियल में एक्सपेंशन का प्रॉपर्टी कैसे देख सकते हैं, है ना, उसका कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, देखिए पढ़ रहे हैं एक एक करके। Railway tracks have small gaps at regular intervals, है ना। In some, the metal expands by absorbing heat. So, in summer, the metal expands by absorbing heat. So, the length of the track increases. If the gap are not there, the track will bump up and cause accident. जो रेलवे ट्रैक होता है ना जिस पर ट्रेन चलती है, ट्रेन की जो पटरी होती है ना, तो आप पटरी पर ध्यान से देखेंगे तो पटरी में क्या होता है ना, थोड़ी थोड़ी दूर पर पटरी के बीच में आपको एक साइड में, पटरी के एक साइड में दो पटरी होती है ना जिस पर ट्रेन चलती है। तो अगर एक पटरी को आप थोड़ी दूर पर देखेंगे या ट्रेन चलती भी है ना तो भी आपको खटक 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 करके आवाज़ आता है ना। ये आवाज़ वहीं पर आता है जहाँ पर ट्रैक के में बीच में गैप होता है ना। एक रेल में जो ट्रेन की पटरी होती है उस पटरी में पूरी लंबाई के दौरान दो पटरियों के बीच में, क्योंकि पूरा जो रेलवे ट्रैक बिछा हुआ होता है वो पूरा एक पटरी थोड़ी ना होता है, लंबे लंबे पटरियों को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है ना। वो क्लिप होता है, बोल्ट होता है, नट होता है, उस पर कसा हुआ होता है, वो बाइंड किया हुआ होता है। लेकिन जब एक लेंथ ख़त्म होता है और उसके बाद जब दूसरी लंबाई को उस पटरी में जोड़ते हैं तो उस दौरान दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, है ना। सर्टेन mm ऑफ कुछ मिलीमीटर गैप जो है वो छोड़ दिया जाता है। वो क्यों छोड़ दिया जाता है कि रेलवे ट्रैक को आप देखेंगे तो कोई भी रेलवे ट्रैक जो होता है, जो ट्रेन की जो पटरी होती है वो खुले एटमॉस्फेयर में होता है, खुले हवा में होता है ना। तो जाड़े के दिन में वो जो पटरी होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, वो जाड़े के दिन में वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सिकुड़ता है जाड़े के दिन में। क्यों? जाड़े के दिन में टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंड के मौसम में हमारे वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में गर्मी के कारण जो पूरा रेलवे ट्रैक होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वो खुले हवा में है, सनलाइट के संपर्क में है, दिन भर सनलाइट के धूप में होता है वो, है ना। सूर्य के गर्मी के कारण क्या होता है, वो गर्म होने लगता है। तो जैसे ही वो गर्म होगा वो क्या होगा, वो एक्सपैंड करने लगेगा, है ना। तो अगर मेरी दोनों उंगलियों को देखिए, है ना, तो दोनों उंगली के बीच में दिख रहा होगा कि गैप है ना, दोनों उंगली के बीच में गैप है ना, जगह खाली है। तो जाड़े के दिन में क्या होगा, ये सिकुड़ने के कारण क्या होगा, ये गैप बढ़ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। और गर्मी के दिन में क्या होगा, गर्मी के दिन में ट्रैक के फैलने के कारण क्या होगा कि ये दोनों, मान लीजिए ये दोनों बैटरी का दो सिरा है ना, तो गर्मी के दिन में क्या होगा, फैलने के कारण, एक्सपैंड करने के कारण ये दोनों पटरी एक दूसरे से नज़दीक आने लगेगा, है ना, ऐसे सटना चाहेगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, गर्मी के दिन में जब ये एक दूसरे, दोनों पटरी एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि बीच में रेलवे ट्रैक के ऊपर एक बम्प बन जाए, एक उभार हो जाए, है ना। एक अगर मान लीजिए मेरे हाथ को देखिएगा, है ना, इस हाथ को देखिए तो हाथ का भी मेरा जो मुट्ठी है ये उभार की तरह है ना, ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो क्या होगा, रेलवे ट्रैक पे ऊपर जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन को तो बिल्कुल सपाट पटरी चाहिए। अगर बीच में उभार हो जाएगा तो क्या हो सकता है, वो ट्रेन के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ट्रेन पटरी पर से उतर सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को से बचने के लिए क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को जब हम लोग जोड़ते हैं, रेलवे लाइन बिछाया जाता है, उस दौरान क्या करते हैं, दो पटरियों के बीच में जब एक पटरी जोड़ रहे थे ख़त्म हो गया, है ना, मान के चलिए जैसे यहाँ से यहाँ तक जोड़े एक पटरी, है ना, अब यहाँ के आगे उसी में अगर लंबाई में और पटरी जोड़ेंगे तो बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। जैसे मान के चलिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में इतना जगह छोड़ दिए, ठीक है। तो इतना जगह जो है वो क्यों छोड़ देते हैं, इतना जगह इसलिए छोड़ देते हैं ताकि एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी से पटरी को बचाया जा सके, है ना। अगर मान के चलिए दोनों फिंगर मेरा अगर दो पटरियों के बीच का गैप है तो गर्मी के दिन में क्या होगा, एक्सपैंड करने के कारण ये ज़्यादा जगह में फैलेगा तो ये दोनों पटरी एक दूसरे से नज़दीक आएगा,
है ना। नज़दीक आएगा तो क्या हो सकता है कि दोनों पटरी जो है ऊपर की ओर उठ जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे उठ जाएगा। उठ जाने पर क्या होगा कि जब इसके ऊपर ट्रेन चलेगी तो उस उभार के कारण ट्रेन जो है वो पटरी पर से उतर भी सकती है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, दोनों पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, है ना, ताकि जाड़े के दिन में अगर थोड़ा सा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये गैप बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और गर्मी के दिन में एक्सपैंड करेगा तो ये थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा। इस गैप के कारण क्या होता है, ट्रेन के परिचालन को, ट्रेन के ऑपरेशन को पटरियों के ऊपर कवर किया जाता है या रोक के बचा के रखा जाता है, ताकि ट्रेन जो है वो पटरी पर से ना उतरे। ठीक है, ये एक कॉमन एग्जाम्पल हो गया। अगला देखते हैं, सिमिलरली गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड स्टील ब्रिजेस। इन समर द ब्रिजेस बिकम लॉन्गर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड इन विंटर दे कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जो रेलवे वाला या सड़क के ऊपर जो ब्रिज नहीं बनता है, फ्लाईओवर, है ना, जैसे आपके शहर, हम लोग अपने शहर सासाराम में देखेंगे तो फ्लाईओवर बना हुआ है ना गोरक्षणी पुल के ऊपर। हाँ, गोरक्षणी में एक पुल बना हुआ नहीं है रेलवे ट्रैक के ऊपर, है ना। तो जब पुल बनाते हैं ना तो उसमें भी क्या करते हैं, पुल एक टुकड़ा तो नहीं होता है, पुल जो है वो टुकड़ों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है ना। तो दो टुकड़ों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है इसी एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी से ओवरकम करने के लिए, है ना। क्यों, गर्मी के दिन में क्या होगा, वो जो एक्सपैंड करने के कारण वो जो गैप है वो भर जाएगा, और जाड़े के दिन में कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वो गैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। तो इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से बचने के लिए जो ब्रिज वगैरह बनाते हैं ना, फ्लाईओवर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी क्या ध्यान रखते हैं कि दो टुकड़ों के बीच में बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, तो दो टुकड़ों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, ताकि वो गैप जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, कोई भी दुनिया का कोई भी मटीरियल हो, वो गर्मी में एक्सपैंड करेगा। ये अलग बात है कि कितना एक्सपैंड करेगा, लेकिन एक्सपैंड तो जरूर करेगा बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से कोई भी प्रॉपर्टी का मटेरियल जो होता है उसका पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर जाता है, तो एक्सपेंशन तो होगा ही। और जाड़े के दिन में जब टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही। ये अलग बात है कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन कितने लेवल तक होगा, ताकि वो जो गैप छोड़ने वाला चीज़ है वो डिपेंड करता है कि पुल या ब्रिज जो है वो किस चीज़ से बनाया जा रहा है ना। अगर लोहे का होता है तो उसका अलग क्वांटिटी रखा जाता है गैप के लिए, अगर किसी दूसरे मटेरियल का बना हो, कंक्रीट का बना हो, तो उसमें अलग गैप रखा जाता है। लेकिन गैप छोड़ा जाता है क्यों, ताकि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन प्रॉपर्टी के दौरान बनाए हुए स्ट्रक्चर, बनाए हुए ब्रिज और पुल को नुकसान ना हो। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिक वायर्स सैग डाउन इन समर ड्यू टू एक्सपेंशन। आप देखे होंगे शहर के बाहर जब गांव इलाके में जाते हैं तो बड़ा बड़ा टावर होता है जिस पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिजली का तार जाता है, खेतों के बीच में से बड़ा बड़ा टावर लगा रहता है। सड़क के किनारे जाएंगे तो आप देखेंगे जो हाईवे वगैरह होता है ना उसके किनारे आप देखेंगे बड़ा बड़ा ये टावर ऐसा बना हुआ रहता है लोहे का, है ना। और उसके ऊपर भारी भारी जो इलेक्ट्रिसिटी का केबल होता है, तार होता है, वो लटक रहा होता है ना। तो जो वो हैंग कर रहा होता है ना तार, गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में वो तार गर्म होने के कारण वो और ज़्यादा झुक जाता है। ठीक है, और जाड़े के दिन में वो कंट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसी से ओवरकम करने के लिए, इसी से बचने के लिए क्या होता है कि जो बिजली का जो पोल बनाया जाता है ना उसकी ऊंचाई ज़्यादा रखी जाती है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा रखी जाती है, ताकि अगर गर्मी के दिनों में तार एक्सपैंड करने के ज़्यादा झूल भी जाए तो वो आम इंसान से काफ़ी दूर रहे, क्योंकि तार के अंदर तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिजली दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है, अगर कोई भी उसको छुएगा तो मर जाएगा, है ना। तो आम इंसानों से संपर्क दूर रखने के लिए क्या करते हैं, वो टावर खूब ऊंचा ऊंचा बनाया जाता है, ताकि अगर गर्मी के कारण तार जो है, जो क्योंकि वो मेटल का बना हुआ तो बेसिकली एल्यूमिनियम का बना होता है, तो वो जो बिजली का तार होता है वो गर्मी के दिन में फैलने के कारण और झुक जाता है। तो झुकने से ये भी तो हो सकता है कि वो इंसानों के नज़दीक आ जाए, या कोई पेड़ उड़ से सट जाए, या किसी ट्री से सट जाए। तो अगर उस ट्री को कोई छुएगा, उस पेड़ को कोई छुएगा तो उसको जो जिंदा पेड़ होता है वो तो उसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो उसको अगर कोई छुएगा तो उसको करंट का झटका लग जाएगा ना, आदमी मर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, आप देखे होंगे जो बहुत हाई वोल्टेज वाला जो तार होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिजली दौड़ता है, जो मेन पोल सब होता है, घरों में तार, घर में लगने वाला तार नहीं,
है ना, जो मेन पोल होता है, जो सड़क के किनारे जो लगा हुआ पोल होता है, आप देखा होंगे हमेशा उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा रखी जाती है ताकि वो पेड़ों से या आम इंसानों से दूर रहे, क्योंकि वो जो तार होगा वो गर्मी के दिन में एक्सपैंड करेगा और वो झूलने के कारण और नीचे की ओर आएगा, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो पोल, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह होता है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। इफ़ यू पोर बॉइलिंग वाटर इन अ कंटेनर मेड ऑफ थिक ग्लास, इट cracks. This is due to the inner surface expands but the outer surface does not. अगर बहुत खौलता हुआ पानी अगर आप शीशे के ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, वो शीशे का ग्लास जो होगा ना वो क्रैक कर जाएगा, छलक जाएगा, है ना। क्यों? जब गर्म पानी, बिल्कुल खौलता हुआ पानी जब शीशे के ग्लास में रखेंगे तो उसका अंदरूनी हिस्सा तो गर्म हो जाएगा, लेकिन बाहर का हिस्सा जो है वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में है, वो ठंडा है अभी, है ना। तो शीशा का एक अजीब सा प्रॉपर्टी है कि अगर एक ही वक्त में वो ठंडा और गर्म दोनों होगा तो वैसे केस में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड नहीं कर पाता है, और कॉन्ट्रैक्ट और अंदर की ओर गर्म होने के कारण एक्सपैंड करना चाहता है। पर जो ग्लास का, जो शीशे का ग्लास है, जो बाहरी सतह है, बाहर वाला पोर्शन है ना, उसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए ये ग्लास है ना, ये ग्लास है, सॉरी, अगर मान लीजिए ये ग्लास है ना, ये हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि ये ग्लास है ना, तो इसका बाहरी सतह ये है ना, ये बाहरी सतह है और ये अंदरूनी सतह है ना। अगर मान के चलिए इसके अंदर पानी डाल दें, है ना, और अंदर से ये ठंडा रहे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये एक ग्लास है ना, अगर इसके अंदर हम उदाहरण दे रहे हैं, आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, इसके अंदर अगर हम गर्म खौलता हुआ पानी डाल दें और ये अगर शीशे का ग्लास हो, है ना, तो क्या होगा कि इसका अंदरूनी सतह तो गर्म हो जाएगा, लेकिन बाहर से क्या होगा, बाहर से ये ठंडा रहेगा। तो ग्लास के साथ क्या है ना, ग्लास के साथ एक प्रॉपर्टी है कि एक ही वक्त में वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों को नहीं झेल पाता है। तो उस दौरान क्या होगा, वो जो शीशे का ग्लास होगा ना वो क्रैक करके टूट जाएगा, क्रैक करके टूट जाएगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को कभी कभार इस्तेमाल भी किया जाता है, शीशे को टुकड़ों में तोड़ने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ ग्लास का, जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि अगर शीशे के ग्लास में अगर बिल्कुल बॉइलिंग वाटर, खौलता हुआ पानी डाला जाए, है ना, और अगर बाहर का तापमान, ग्लास के बाहर का तापमान ठंडा है और ग्लास के अंदर का तापमान, टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग वाटर के कारण बहुत गर्म है, तो हो सकता है कि अगर शीशे का ग्लास मोटे ग्लास का अगर ना बना हुआ तो वो क्रैक भी कर सकता है, टूट सकता है, ठीक है। अब देखते हैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब बाई मेटालिक स्ट्रिप, बाई मेटालिक स्ट्रिप वो स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप मतलब पट्टी, है ना, स्ट्रिप का मतलब हुआ पट्टी, है ना, जिसमें दो मेटल को जोड़कर एक पट्टी बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर करके, है ना। ये एक मान के चलिए ये जो है ये एक दूसरा मेटल है, ये एक दूसरा मेटल है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है ये ब्रास है और ये वाला दाहिने वाला जो है डार्क कलर वाला ये आयरन है। इन दोनों को जोड़कर एक बाई मेटालिक स्ट्रिप बनाया गया, है ना। इट कंटेन्स टू मेटल स्ट्रिप्स जॉइंट टुगेदर। जब दो मेटल्स को जोड़ करके एक लंबी पट्टी बनाई जाती है ना। वन स्ट्रिप इज ऑफ ब्रास एंड अदर इज ऑफ आयरन। ये जो वाइट कलर वाला पोर्शन दिख रहा है, मान लीजिए ये ब्रास है, ब्रास इज अ काइंड ऑफ मेटल, है ना, और ये जो डार्क कलर वाला है ये आयरन का है। व्हेन द स्ट्रिप इज हीटेड बोथ द स्ट्रिप्स एक्सपैंड। जब इसको गर्म किया जाएगा ना तो क्या होगा, ये दोनों जो है, ऑब्वियस सी बात है, गर्म करने के दौरान हीट एनर्जी देंगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, है ना। बट ये तो दो मेटल का बना हुआ है, एक ब्रास का है, दूसरा पोर्शन जो है इसी स्ट्रिप का वो आयरन का है, और ये दोनों साथ में जोड़ा गया है। लेकिन जब गर्म करेंगे तो दोनों साथ में गर्म होगा, लेकिन ब्रास का एक्सपेंशन का प्रॉपर्टी कम है और आयरन का एक्सपेंशन का प्रॉपर्टी ज़्यादा है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्रास अलग क्वांटिटी में एक्सपेंड करेगा और आयरन अलग क्वांटिटी में एक्सपेंड करेगा। मतलब ये कम फैलेगा और ये ज़्यादा फैलेगा, है ना। तो देखिए इस फिगर बी में बता रहा है कि जब टेम्परेचर गर्म हुआ तो दिख रहा है कि जो आयरन वाला स्ट्रिप है ये कम मुड़ा है, सॉरी ब्रास वाला जो पोर्शन है, ये वाइट वाला पोर्शन ब्रास का है, देखिए
वाइट वाला पोर्शन ब्रास का है और ये डार्क कलर वाला आयरन का है। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर ब्रास कम एक्सपेंड करता है और आयरन ज़्यादा एक्सपेंड करता है, तो दिख रहा है आपको कि आयरन की ओर वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा झुक गया है और ब्रास साइड वाला जो पोर्शन है वो कम झुका है ना, कम बेंड किया है, कम मुड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ब्रास जो है वो इट एक्सपेंड्स मोर देन आयरन, एज ए रिजल्ट द स्ट्रिप बेंड्स। क्योंकि ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है और आयरन कम एक्सपेंड करता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि स्ट्रिप जो है वो क्या हुआ, वो बेंड हो गया, स्ट्रिप जो है वो बेंड हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्सपैंड होने के दौरान क्या होता है कि किसी भी मटेरियल का स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो लिक्विड से गैस हो सकता है। जैसे पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने पर क्या होता है, भाप बन जाता है। वैसे ही आइस को अगर हम फ्रीजर से निकाल के बाहर रखें, उसका टेम्परेचर गर्म होगा तो वो आइस सॉलिड होता है और जब बाहर रखेंगे तो वो मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बाई मेटालिक स्ट्रिप में क्या बताया गया है कि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग एक्सपेंशन का प्रॉपर्टी होता है ना। कोई मटेरियल कम एक्सपैंड होता है, कोई मटेरियल ज़्यादा एक्सपैंड होता है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना एक्सपैंड आयरन करेगा उतना ही एक्सपैंड ब्रास भी करेगा, या उतना ही एक्सपैंड एल्युमिनियम करेगा, या उतना ही एक्सपैंड कॉपर करेगा। कॉपर का एक्सपैंड करने का प्रॉपर्टी अलग है, वो हो सकता है सेम टेम्परेचर पर कॉपर जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा और उसी टेम्परेचर पर आयरन जो है वो कम एक्सपैंड करेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि कौन कम करेगा कौन ज़्यादा करेगा, है ना। लेकिन कॉपर जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, उसका मेलेबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, या डक्टिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ। बाई मेटालिक स्ट्रिप्स इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक फायर अलार्म एंड थर्मोस्टेट, है ना। बाई मेटालिक मेटल जो है स्ट्रिप जो है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, है ना। जैसे फायर अलार्म, फायर अलार्म एक तरह का अलार्म होता है जो कि बजने लगता है। अगर किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाए, है ना, तो आग लगने पर वो अलार्म बजने लगता है ना। ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है फैक्ट्रीज़ वगैरह में या वैसे बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे ही अगर बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो अलार्म बजने लगेगा। अलार्म बजने लगेगा तो लोगों को ये सूचना मिल जाएगा कि बिल्डिंग में आग लग चुकी है, तो लोगों को भागने का या बिल्डिंग को खाली करने का समय मिल जाता है ना। तो देखिए ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, बाई मेटालिक स्ट्रिप इन अ फायर अलार्म। देखिए ये अलार्म है, ये घंटी है, यही बजता है, ठीक है। लेकिन ये कब बजता है ये समझिए इसको। ये एक बाई मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है। जैसे ही मान लीजिए ये अलार्म किसी बिल्डिंग में लगाया हुआ है और उस बिल्डिंग में आग लग गया, तो बिल्डिंग में आग लगेगा तो आग लगने के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देगा। क्या होगा, ये मेल्ट करना शुरू करेगा, इसी तरीके से झुकने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किट बना हुआ है ये पूरा एक सर्किट है, इसके अंदर करंट या बैटरी लगा रहता है ना। अभी यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट से ये मेटल स्ट्रिप जो है वो अलग अलग है, दिख रहा है, दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में गैप है ना। यही गैप क्या होगा, ये गैप जो है ये बाई मेटालिक स्ट्रिप जो है, देखिए ऊपर की ओर ब्रास है और नीचे की ओर आयरन है ना। क्या होगा, जैसे ही बिल्डिंग में आग लग जाएगा ये स्ट्रिप जो है ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, ये नीचे की ओर झूलने लगेगा, नीचे की ओर झूलने लगेगा। जब झूलने लगेगा तो ये जो कॉन्टैक्ट जो अभी गैप है ये दोनों आपस में सट जाएगा। ये दोनों आपस में जब सट जाएगा तो सटते ही क्या होगा, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बैटरी जुड़ा हुआ रहता है इसमें। देखिए यहाँ पे बैटरी जोड़ा गया है ना। क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड होगा तो जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा, बिजली दौड़ने लगेगा। और जैसे ही बिजली दौड़ने लगेगा ये अलार्म बजने लगेगा। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप को इस्तेमाल किया गया। ये क्या हुआ, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप के कारण ही ना ये दोनों आपस में जुड़ गया, और ये दोनों आपस में जुड़ा तभी ना ये सर्किट कंप्लीट हुआ। ये सर्किट कंप्लीट हुआ तभी ना ये अलार्म बजने लगा। ये बैटरी से जब करंट फ्लो करने लगेगा तो अलार्म बजने लगेगा। उसको ऐसे समझिए कि जब आप स्विच ऑन करते हैं तभी ना बल्ब जलता है।
तो ये एक स्विच की तरह है। ये क्या है? ये एक स्विच की तरह है। लेकिन ये स्विच कब काम करेगा? जब बिल्डिंग में आग लग जाएगा। बिल्डिंग में आग लग जाएगा तो गर्मी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर ये एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने पर ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप कम होने लगेगा। लास्ट में क्या होगा? ये आपस में आके सट जाएगा। ये दोनों जो है, ये दोनों जो गैप है, ये दोनों गैप सट जाएगा, ऐसे सट जाएगा। जैसे ही सट जाएगा ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इस सर्किट में बैटरी का करंट फ्लो करने लगेगा। जब करंट फ्लो करने लगेगा तो अलार्म बजने लगेगा। तो इसी प्रिंसिपल पर ये फायर अलार्म काम करता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में यही बात लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब जो है आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ MCQ क्वेश्चन भी है ना। ऑप्शंस दिया हुआ है, सही ऑप्शन को टिक करना है, करेक्ट आंसर को टिक करना है। ठीक है, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर बाद में हम लोग इस जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर जो है इसको आपको नोट्स के फॉर्म में भेज दिया जाएगा। आप इसको अपने साइंस की कॉपी पे फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल हम लोग इस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है या MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये करने के पहले आप एक काम करिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था और काफ़ी दिन लगा हम लोग को इस कंप्लीट करने में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आई होंगी। और जो बातें समझ में आई होंगी उनका इस्तेमाल करके कल कम से कम इस एक्सरसाइज को करने के पहले, जो वीडियो आपको भेजा जाएगा उसके पहले कम से कम आप एक बार पूरे चैप्टर का फर्स्ट पेज से लेकर के अभी तक जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं यहाँ तक रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने से क्या होगा, आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, या आप स्वयं बनाने का कोशिश करिएगा। कल जो हम वीडियो भेजेंगे उसमें डिस्कशन करेंगे। आप अपने आंसर को उस वीडियो में बताए हुए आंसर के साथ टैली करके देख लीजिएगा, चेक करके देख लीजिएगा कि आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। अगर सही बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर गलत बनाए होंगे तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क जो है वो आपका है ए बी और ये क्वेश्चन नंबर C। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और ये MCQ क्वेश्चन जिसमें हर एक क्वेश्चन का 3-3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तीनों को आप कंप्लीट करिएगा। कल जो वीडियो भेजेंगे उस वीडियो में इस तीनों क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा। आप उस डिस्कशन को देख करके अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। सही है तो बहुत अच्छी बात, इसका मतलब आपने बातों को अच्छे ढंग से समझा है, पूरे चैप्टर को समझा है। अगर कहीं पर कोई गलती होगी तो उस गलती को वीडियो को देखकर करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिएगा और अपना देखभाल बहुत करिएगा, इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस से अभी अपने आप को बचा के रखना है। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।